नमस्कार, मैं हूँ जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज की बड़ी चर्चा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की चर्चा में मेरे साथ हैं पीसी थपलियाल जी, हमेशा की तरह, और आज भी वो हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और साथ में जो दिखाई दे रहे हैं एसएस पांगती सर हैं, बहुत-बहुत स्वागत है पांगती सर आपका भी। और बहुत सारे लोग जो जानते हैं पांगती जी परिचय के मोहताज नहीं हैं और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, सीनियर आईएएस होने के बावजूद भी ये संघर्ष जारी है। उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस तरीके से मुद्दों को लेकर वो हमेशा प्रखर दिखते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। किस तरीके से देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो उत्तराखंड है इस समय कहीं न कहीं स्थिति ऐसी नज़र आ रही है कि कहीं पर भी कोई सुखद समाचार देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे सर सबसे पहले? इसमें सबसे पहले जो उत्तराखंड जो मांगा गया था, जी। वो उसका कारण था कि यहाँ उत्तराखंड उपेक्षित रहता था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैदानी जिलों में ध्यान रहता था, इसलिए मांगा गया था। उस उपेक्षा के कारण ये उत्तराखंड की आंदोलन लोगों ने किया था। अब उसके दुर्भाग्य है कि जो उत्तराखंड बना उसमें बहुत सारे अनुभवी लोग प्राप्त नहीं थे हमको, क्योंकि जो अनुभवी थे, हमें यहाँ तक कि अनुभवी जो हमारे प्रशासन में जो अधिकारी थे, उन्होंने भी उत्तराखंड आना पसंद नहीं किया। तो यहाँ जो आए जूनियर लोग आए, जिनको अनुभव कम था, उनको प्रमोट कर करके हमने डबल प्रमोशन दे के भी ऊपर के पदों पर रखा है। तो अनुभव कम होने के कारण भी एक कारण वो भी है कि हम ठीक से इसकी नींव नहीं रख पाए। उसी तरह से जो यहाँ के जो वो आए जनप्रतिनिधि आए, वो भी पहले बहुत अनुभव वाले जनप्रतिनिधि होते थे। लखनऊ में वहाँ पहुँचना आसान नहीं होता था। अब एक तो संख्या बढ़ गई उनकी, केवल हमारे पास पहले 22 विधायक थे, यहाँ से वो हो गया 60 से ऊपर हो गया, 70 हो गए। 70 हो गए, तो छोटे-छोटे हो गए, तो इनकी संख्या बढ़ गई। तो उतने अनुभवशील हमको जनप्रतिनिधि नहीं मिले। जो आंदोलनकारी थे, छोकरे टाइप के थे, ऐसे थे, अनुभव कम था। संघर्ष करने की क्षमता तो थी उनमें, लेकिन अनुभव नहीं था। ऐसे लोग आए तो हम उनके कारण भी अच्छी यहाँ नींव नहीं रख पाए। एक हमारे जो वरिष्ठतम जो तिवारी जी यहाँ आए थे, दुर्भाग्य से उनको भी चैन से यहाँ काम करने का उनको नहीं दिया गया, इसलिए परेशानी रहे। उन्होंने जितना कर पाया उसी वही चल रहा है। वर्तमान में आप देख रहे हैं जितने भी नए आ रहे हैं, उसमें बाजे ही ऐसे हैं जिनको पुराना तजुर्बा हो। जो आ रहे हैं नए, बिल्कुल नए सीखे आ रहे हैं, तो वो भले ही वो ईमानदारी से भी काम करना चाहें, तो अनुभव की कमी से वो नींव नहीं जा पाते। ईमानदारी की अगर हम बात करते हैं तो ईमानदारी तो कहीं से कहीं तक उत्तराखंड में दिखाई नहीं दे रही है। अब तो ये पर्याय बन चुका है, जबकि पहाड़ के लोगों को सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता है। देश भर में क्या विश्व भर में पहाड़ से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति आज भी ये है। लेकिन अगर यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ईमानदारी जैसी चीज दिखाई दे नहीं रही है कहीं पर भी। काम को लेकर भी ईमानदार नहीं है। इसमें यही है ना कि इसमें भी प्रश्न फिर वही आता है। ईमानदारी अपने आप नहीं आती। ईमानदारी आती है जब उनको लगता है कि हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाने वाला जो कंसेप्ट है, वो कौन पकड़ेगा? जो अनुभव वाले हो वही तो। अभी को धाराएं याद नहीं है। पुलिस के भी अधिकारी उतने सीनियर नहीं आए। उनको प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, कैसे पकड़ा जाता है, उसको आज तक जितने भी शिकायतें आई हैं, जांच हुई है, किसी को एक को आज तक इन्होंने पनिश नहीं कर पाए। नहीं, पनिश कैसे करेंगे? पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का उनके ऊपर भी दबाव रहता होगा। दबाव वो तो है, वो तो मैं जो कह रहा हूँ, जब आप जो जिन्होंने निर्णय लेना है वो अनुभवहीन होंगे, या उनको फिर लालच है कि भाई अपने लोगों को बचाने की कोशिश होती है। वही तो फिर पुलिस क्या करेगी सर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें वही मैं कह रहा हूँ। अब इसमें जो मुख्य है ना, जब मुख्यमंत्री सबसे कार्यपालिका का मुखिया माना हुआ मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अनुभवशील हो तथा ईमानदार हो, तो वो काम चलता। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, हमने अच्छे मुख्यमंत्री भी देखे, अच्छा प्रशासन भी देखा और बुरा प्रशासन। वहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर मुख्यमंत्री आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरी थे, पहले मैं उनका नाम गिनाना उचित नहीं है, बहुत सारे अच्छे आए,
उन्होंने अपने कार्यकाल में वो काम करके दिखाया। तो एक तो अनुभव था उनको, दूसरा ईमानदारी भी थी। तो उसके चलते उनके ज़माने में कल्याण सिंह का इतना बढ़िया शासन हमने देखा। लेकिन धीरे-धीरे उनको भी करप्ट कर दिया लोगों ने। अब उनका भी मजबूरी जो रही होगी वो भी कमज़ोर रहेगी। अगले जब उनका दूसरा कार्यकाल हो उसमें वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहले जब शुरू में आए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था और अनुभव के आधार पर। अच्छा, एक सवाल ये भी है, अभी आऊंगा मैं सर के पास भी। एक सवाल ये भी है कि जो नौकरशाही है, क्योंकि आप तो इस पूरे सिस्टम में रहे हैं, आप एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर फिर कमिश्नर, गढ़वाल के कमिश्नर रहे हैं आपके जमाने में, और उसके बाद में आप प्रमुख सचिव तक पहुंचे हैं। एक आरोप ये लगता है या सुनने की बात है कि हम सभी लोग सुनते हैं, सभी में जनता, कि यहाँ जो है वो जो नौकरशाही है वो ज्यादा हावी है, बनिस्बत जो नेता हैं उनकी सुनते नहीं है शायद। नहीं, ये भी इस तरीके के तो मंत्री लोग बोलते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, देखिए अजीब सी बात है ना, ये इसमें तो विरोधाभास भी है। एक तरफ कहते हैं कि हमको ये जो नौकरशाही काम नहीं करने देते हैं, लेकिन फिर ये नए जिले नई तहसील क्यों मांगते हैं? नए जिले जब तहसील मांगेंगे तो नौकरशाह बढ़ेगा। तो इसका ये विरोधाभास को समझिए आप। ये कहने के लिए जरूर है, क्योंकि जो नौकरशाह होता है उसको बोलने का अधिकार नहीं होता। वो मनी मैंने बोलता है कि मुझे आरोप लगा रहा है, लेकिन खुद तो हमसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। खुद हमको काम करने देते हैं, वो चुप हैं। तो अब किसी भी आज किसी चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ, किसी अधिकारी के पास जाओ, वो खुल के नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उनको अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेट के लिए बोलता है कि ही इज ओनली सीन, ही इज नॉट हर्ड। वो दिखाई देना चाहिए। तो एक ये परंपरा है, एक ये है। अब उसमें तब मैं बार बार कहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जो या अन्य मंत्री इतने मजबूत हों कि जो उनको ये लगे कि भाई एक अधिकारी पर प्रेशर पड़ रहा है, उसको प्रोटेक्शन देने की अगर क्षमता थोड़ी बहुत हो तो वो मजबूती से काम करेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये कहना कि ये ब्यूरोक्रेट हमको काम करने नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि जो हम गलत काम करना चाहते हैं उसको करने नहीं, ये अर्थ हुआ। या फिर गलत काम में शामिल है सब लोग, या शामिल हो तो वो ब्यूरोक्रेट अच्छा है, वो ब्यूरोक्रेट अच्छा माना जाता है। कितने हमने भ्रष्ट अधिकारी देखा यहाँ। तो यहाँ पे जो संख्या है वो क्या भ्रष्ट अधिकारियों की ज्यादा है? अब ये तो नहीं कर सकता भ्रष्ट अधिकारी ज्यादा होंगे, ये तो सभी जगह एक ही जैसा ना। एक होता है संस्कार, कहते हैं ना। एक जमाने में उत्तर प्रदेश, संस्कार कहाँ रहेगा सर? वही है ना, उत्तर प्रदेश में बाहर के स्टेट के प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जाता। हमारे जमाने तक ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में नियमानुसार कार्य होता है, और जो जूनियर अधिकारियों को सिखाने की प्रक्रिया भी है, और उनको प्रमोट करने, प्रोटेक्शन देने की भी प्रक्रिया है यहाँ। ऐसा था। तो ये जो मुखिया है, जो आपका जो कार्यपालिका है, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वो अगर मजबूत हो तथा वो फिर अन्य मंत्रियों को अपने नियंत्रण रखे, तब जाके ये हो सकता है जो आप कह रहे हो कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई नियंत्रण नहीं कर रहा। आज तक मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुई, इतने इंक्वायरी हुई, आज तक किसी अधिकारी का, किसी नेता का कुछ नहीं बिगड़ा। अब पटवारी घोटाला हुआ था पहले पौड़ी में, वहाँ के डीएम के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन जिस मंत्री ने वो करवाया था वो उसका दुगना मजबूत मंत्री बना आगे। तो इसलिए ये है, जो कार्यपालिका वाले जो ब्यूरोक्रेट कहता है, काम तो मुझे करना, दस्तखत तो मेरे होंगे। अच्छा, ये भी है सर कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अभी यंग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अब तक अगर पहुंचते हैं तो वो डीएम तक होते, लेकिन अब वो सचिव हैं और बड़े बड़े मतलब उनके पास में पोर्टफोलियो हैं। तो क्या लग रहा है कि समय से पहले उनको बहुत बड़ी चीजें मिल गई हैं? ऐसा भी है, यहाँ की अधिकारी में कमी है। एक तो यहाँ का जो कैडर छोटा है, फिर यहाँ जो आना पसंद नहीं करते हैं। खुद मुझे जब मैं वहाँ जब यहाँ बना था, उनको ऑप्शन मांगा था कैडर कौन जाना चाहता है। एक अधिकारी में जो ने मैं पहला बिल्कुल मैं ऑप्शन किया था, यद्यपि मैं तो पहले रिटायर हो गया और मेरे बाद आरएस को जोड़ने दिया था। उसके बाद किसी अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में जो हमारे अधिकारी थे यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। तो इसलिए
ये रहा कि भाई यहाँ अधिकारी नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे? कि वहाँ से जो हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग जो वहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको कहा गया तुम उत्तराखंड में नौकरी करना, तो उनको डबल प्रमोशन दिया। तो डबल प्रमोशन के लालच में वो आए, डबल प्रमोशन के लालच में आ गए और फिर डबल ही डबल काम होता था। तो एक तो अनुभव कम, तो उसने जब उन्होंने ये देखा कि जब मंत्री जी या विधायक जी भ्रष्ट काम कराना चाह रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी हिस्सेदारी इसमें ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में थपलियाल जी हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर ये जो समस्याएं आ रही हैं लगातार, और भ्रष्टाचार को लेकर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो भ्रष्टाचार है लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा गया है, सुर्खियों में रहा है, और शुरू से लेकर अब तक ये स्थिति रही है कि वहीं पर भ्रष्टाचार है। तो फिर लोक सेवा आयोग की या यूके SSS की, इन सब में भ्रष्टाचार को रोकने की बात तो बेईमानी जैसी है। सबसे पहले तो यहीं पर भ्रष्टाचार है, शुरुआत तो यही है, जननी यही है। देखो, अति, कबीरदास ने कहा था कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो जहाँ हम पहले देखते थे कि भ्रष्टाचार को हम ये मान के चल रहे थे कि भ्रष्टाचार एक ग्रीस का काम करता है, जो सिस्टम विकास का पहिया घूमता है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो ग्रीसिंग है उसका काम, क्योंकि जहां भी जाते थे हम, अगर हमारा काम जल्दी होना है तो हम कुछ देकर अपना काम कराते थे। लेकिन जब एक क्रॉस हो गया, एक लिमिट अति हो गई है, तो अति विनाश की ओर इस राज्य को ले जा रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो पांगती साहब को यहाँ पे लाए हैं आप, इन्होंने इस राज्य को बनते हुए, जब उसका जन्म हो रहा था, और जन्म होते होते आज 22 साल में जो आज हम ऐसी दहलीज में खड़े हो गए हैं कि हमें नींद भी, अब चैन की नींद भी हमारे लिए बहुत दुश्वार हो चुकी है। पहाड़ अब खून के आंसू रो रहा है। उस दहलीज में हमारी राजनीति हमें पहुंचा दिया है। अनुभवहीनता, खुद पांगती जी कह रहे थे कि राजनीति की अनुभवहीनता ही हमारा मुख्य कारण है। उन्होंने, क्योंकि मुझे याद है कि जब राज्य का जो एक बोलते हैं जब बनता है, तो उसमें सबसे मुख्य होता है उसका जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, जिस विधेयक रजिस्ट्री होती है, जिस तरह से हम अलग अलग हुए, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई और उससे उत्तराखंड जब अलग हुआ, तो उस रजिस्ट्री में जो बेईमानी हुई थी, उस बेईमानी को पांगती साहब बहुत चिल्लाए। उस समय हम खंडूरी जी के पास गए कि देखो, इन्होंने, पांगती साहब ने उस विधेयक को पढ़कर एक पुस्तिका निकाली और उसका नाम था उत्तराखंड या उत्तरांचल, कितना सच और कितना छल। और उसको हमने अपने प्रतिनिधियों को मिलाया दिया और बोला कि देखिए, इसको अनदेखा मत करिए। लेकिन सत्ता के नशे ने उनको ऐसा अंधा बना दिया था कि वे कभी भी इस गंभीरता को नहीं समझ पाए। हमें बिना राजधानी का राज्य दे दिया गया। हमारे विधेयक में इतने संशोधन कर दिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बन के रह गया। और उसमें जो हमारी हमने अपने पांव में खड़ा होना था, आज हम आईसीयू में लेटकर आर्थिकी में पूरे तौर से कमजोर होते हुए, राज्य की समस्याओं के चारों तरफ से घिरे हुए हमारी जो सरकार है, इसका निदान करना। और ऐसे अनुभवशील व्यक्ति यहाँ पे है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं समझा कि इस व्यक्ति को हम अपना उनसे पूछें, उनसे सलाह लें। क्योंकि पांगती साहब एसडीएम थे जब, तो इसी जोशीमठ के एसडीएम बने थे। इनकी सर्विस जो शुरू हुई थी, आपका अनुभव आर्मी में भी रहा, और आर्मी के बाद जब आप प्रशासनिक अधिकारी बने, तो प्रशासन में आप ये देखिए, पांगती साहब इस राज्य में, इस उत्तराखंड में एसडीएम, डीएम भी रहे टिहरी के, पर अब 2-2 बार यहाँ के कमिश्नर रहे, आयुक्त। और उस समय रहे जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था, और उस भूकंप को किस तरह से हैंडल किया जाए, वो अनुभव आपके पास है। वो आपने यहाँ पे डायरेक्टर जनरल टूरिज्म भी रहे, जो कि टूरिज्म इस राज्य का सबसे प्रमुख आर्थिकी का जरिया बनना था, उसके आप डीजी रहे हैं। लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जमीन के मामले में जो
होता है उसमें आप सबसे सर्वोच्च पद पे थे वहां पे, और आपने राजस्व परिषद के सदस्य होने के नाते आपको जमीन के बारे में जो नॉलेज है, हमारे बड़े बड़े जो नेता अपने को बड़े बुजुर्ग सीनियर कहते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि किस तरह से यहाँ पे चकबंदी की जाए, किस तरह से बंदोबस्त किया जाए, किस तरह से जमीन के मामले में जो समस्याएं राज्य में बार बार उठ रही हैं, उनका निदान हमारे नेताओं के पास है ही नहीं, ना उनके पास उसकी समझ है। मैं पांगती साहब को मैं आज यहाँ पे ये चाह रहा था कि हम हिमालय दर्पण के माध्यम से उनके वो अनुभव को लें कि जब वे एसडीएम थे जोशीमठ, आज जोशीमठ करा रहा है, जोशीमठ करा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इतना आध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धर्म ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मतलब जितना महत्वपूर्ण वो शहर है, आज वो करा रहा है। ऐसी स्थिति, आप उस समय एसडीएम रहे, उस समय किस हिसाब की वहां जनसंख्या रही होगी, आज जनसंख्या किस तरीके से है, किस तरीके से लगातार कंक्रीट में बदलता जा रहा है। तो ये जो सिस्टम हम पहाड़ों में देख रहे हैं, ये जो कल्चर देख रहे हैं, ये कल्चर जो प्लेन का कल्चर है वो पहाड़ तक पहुंच जा रहा है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण मानते हैं कि आज हर कोई लगातार अखबार भी देख रहे हैं, खबरें भी देख रहे हैं, मीडिया भी पहुंचा है, नेशनल इंटरनेशनल सभी तरीके के मीडिया वाले पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि ये समस्याएं आ रही हैं। इसके पीछे किसको मानते हैं? लगातार जो आरोप लग रहा है वो एनटीपीसी के ऊपर लग रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो सबका पूरा का पूरा जो फोकस है वो एनटीपीसी को लेकर है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारी एनटीपीसी की है या कितनी जिम्मेदारी हमारी है, अपनी है? इसमें देखिए, किसी एक एनटीपीसी को, एक व्यक्ति को, एक संस्था को उत्तरदायी मानना गलत है। इसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं अनेक कारणों से ये हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब मैं परगना अधिकारी था, वहाँ एक पीडब्ल्यू का बहुत खूबसूरत ब्रिज अंग्रेजों के समय का वो था, ब्रिज का बहुत खूबसूरत, छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत। कौन से सन में रही होगी? सन ये था सन 67, 66, 67 ऐसा रहा होगा। जी, हमारे जन्म से भी पहले जी। तो वहाँ था, मैं उस गेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 1-2 रात रहा भी हूँ, जब मेरा खाली नहीं हुआ था, और था बहुत सुंदर था। और उसी के बगल में पीडब्ल्यूडी का कॉलोनी भी थी। उसके बाद मैं डीएम हो गया, डीएम के कमिश्नर हुआ, उसके बाद डिप्यूटेशन में बाहर भी गया, सिक्किम रहा, फिर लखनऊ में नौकरी करने के बाद फिर दोबारा जब मैं यहाँ कमिश्नर होकर यहाँ आया, मैं दोबारा वहाँ गया, तब तक वो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस टूट चुका था भूदशाओं के कारण। पीडब्ल्यूडी का जो कॉलोनी थी वो भी काफी डैमेज, मतलब ये भूदशाओं उस समय ही हो गया, उस समय ही हो गया था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, आज जोशीमठ को देखिए आप, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जोशीमठ के ठीक ऊपर जो गांव है सुनील, वो पूरा गांव में आईटीबीपी का पूरा ये बटालियन वहां बन गया। उनका सारे हर प्रकार की एक्टिविटी वहाँ है, तो वो कैंप बन गया। उनके फैमिली क्वार्टर हैं, उसमें सीवर लाइन बिछा गया, वहाँ पानी दूर से लाया गया है। उसके थोड़ा उत्तर की तरफ जाइए नीति घाटी में, वहाँ ये एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर वहाँ बन गया, पूरा ब्रिगेड वहाँ पर है। ब्रिगेड में आर्मी के 1-2 बटालियन वहाँ रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। उनने पूरा सड़कें बनाई, सिनेमा हॉल बना देने क्या क्या बनाया। उसके नीचे नीचे नदी की तरफ जाए तो वहाँ डीजीबीआर का कैंप बहुत पहले बन गया, जब सड़क बनने के लिए बना दिया। वहाँ नहीं बनाना चाहे तो स्लाइडिंग जोन था, वो नोन था, कहते थे स्लाइडिंग जोन, वहाँ नहीं बनाना था, और बनाना था, जगह खाली है वो जगह, वहाँ बना के वहाँ बनाया। उसी के बगल में जेपी जिन्हें वो प्रोजेक्ट बनाया बहुत सारे, जेपी की बहुत बड़ी कॉलोनी बना दी वहीं उसी के जोशीमठ के नीचे, वो आज भी है। मैं भी जेपी कॉलोनी में जो ना गेस्ट हाउस है उसमें ठहरा हूँ, मैंने जब है तो क्यों नहीं ठहरा। और उसके ऊपर पर्यटन का जो कार्यक्रम चला, गढ़वाल निगम का बना, और ये हुआ तो ये किस्म से जोशीमठ चारों तरफ से इस तरह घिर गया है। और वहाँ कॉलोनी बनी तो वहाँ पर बाथरूम बनेंगे, घर बनेंगे लोगों के, तो पानी आएगा। उतना पानी बाहर से लाके जोशीमठ में जमा हो गया, वो किसी न किसी रूप में
सिल्वर लाइन से कि विंटर गेम की भी रहे आप, होली। मैं विंटर गेम में भी मैंने प्रमोट किया वहाँ जोशीमठ में। बहुत बढ़िया स्लोप है। वो अगर जोशीमठ के स्लोप को हम बचा सकें, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर में इसके मुकाबले कोई दूसरा स्लोप नहीं है। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट कह चुके हैं। लेकिन अब क्या करें, वो धंस रहा है। तो इसलिए हमने जैसे जो स्लोप बनाया था, हमने स्लोप में हमने कोशिश की बिना पानी के आर्टिफिशियल स्नो आप नहीं बना सकते। मैंने दूर से 10 किलोमीटर दूर से पानी लाके वहाँ आर्टिफिशियल स्नो बनाया था। तो लेकिन उस पानी को सरफेस में से उसको बहा के व्यवस्था की हमने। उस स्लोप में आप उसका टेक्निक मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। कहने का तात्पर्य वो स्लोप इस तरह से बना है कि पानी जितना बर्फ बनेगा, बर्फ पिघलने के बाद वो सरफेस से ही ऊपर निकल के नजदीक के नाले में बह के सीधे नदी में चलेगा। व्यवस्था हमने की है। फिर कुछ न कुछ जमीन तो वहाँ जाता होगा, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था की। तो ऐसी व्यवस्था और जगह भी करनी पड़ेगी। होटल बनाया हुआ स्लोप पे एक होटल बड़ा बारी। वो स्लोप के ऊपर एक होटल पहले बन गया था। वो शर्मा कौन है जो ये यहाँ का है, रामनगर साइड में जो होटल है, बहुत बदनाम है। उस होटल में एक स्थानीय वहाँ के जो थे पाल बंधु थे, उनकी जमीन थी, उसमें लेके करकरा के उसने होटल बनाया। उसने कोई सरकारी होटल भी वहाँ कब्जा कर किया था, जिसको हमने ध्वस्त कराया। तो उसको प्रमोट किया गया। उसने देखे होटल बनाया जब हम स्लोप बना रहे थे, उसी समय पता नहीं कहाँ उसको परमिशन किसने दे दिया। वो बिल्कुल स्लोप, नीचे जो स्लोप है स्लोप के ऊपर बना दिया। अब उस होटल में अगर आप जाते हैं तो आपको हमारे स्लोप को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब जितने उसकी स्लोप है दुनिया में, किसी स्लोप में पैदल चलने की मनाही है। पैदल आप चल नहीं सकते, वरना आपका खेल खराब हो जाएगा। लेकिन उस होटल में जाने के लिए जाना पड़ेगा आपको, चल के कहाँ से जाओगे आप। अब वहाँ जब टावर नंबर 10 में उतरोगे तब भी आपको स्लोप क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ऐसे अनदेखे लोगों ने किया। तो ये देखिए उसमें क्या हुआ, कुछ सवाल हम तो जब नैना एसडीएम था उतना समझ में नहीं था जितना था हमने आपको देखा। जब मैं कमिश्नर हुआ था तब ये समस्याएं आ गई थी, चर्चाएं होती थी। हमने लिख के सरकार को भी लिखा है कि इसमें कुछ होना चाहिए, इसको बचाव नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत हुआ भी। ये मैं बनाने को कई अच्छे चैनल भी बने, जो और ही जाने का जो रोड है उसमें चैनल बने अच्छे ताकि पानी निकल जाए यहाँ। लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो उसके बाद कमीशन बैठा, इंक्वायरी कमीशन बैठी। इंक्वायरी कमीशन ने बाकायदा लिख के दे दिया था। मिश्रा जी ने कोई कमीशन बनाया था 1976। और वो तो मेरी बात का है कि बाद में कमिश्नर जब सरकार ने इंक्वायरी कराई उसकी, जब सारी रिपोर्टें गई उनकी बात, तो उसका आज पता चल रहा है किसी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ा भी नहीं। वो पढ़ा नहीं है, पढ़ने की तो आदत भी नहीं है और समय भी नहीं है। कहने का मतलब ये है सर कि जिस तरीके से विकास हम ऊपर चढ़ा रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम है, और है तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, इसमें ऐसा है, पहले तो ये हम जैसे ITBP है या आर्मी है, क्या जरूरी है कि ITBP को शहर के नजदीक बसाया जाए? ये तो डिफेंस के लिए है। इनको जंगल में कैंप लगना चाहिए। जोशीमठ से आगे भी जमीन उपलब्ध है, नीचे भी जमीन। आप जब पीपल कोठी दे, यहाँ बहुत सारे अच्छे मैदान है, वहां पर बसा देते। क्या जरूरी थी कि वो शहर के नजदीक जाए? वो भी एक शहर तो था ही, पर्यटन शहर था ही। उसके अलावा तीर्थ भी था। आपका बद्रीनाथ जी का बिल्कुल तीर्थ है वहाँ है। तो ऐसे जगह पर आप उसी के नजदीक जाने की आवश्यकता कहती है। ये प्लानिंग उस समय होना चाहिए था। ये ITBP को तो पहले मेरे वहाँ SDM होने से पहले जमीन उनको दे दी गई थी। आर्मी भी आई बाद में। आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी जोशीमठ से लगा हुआ है। तो आर्मी को तो डिफेंस सीमा में जाने, पूरी नीति घाटी में खाली जमीन पड़ी है जहाँ खेती पलायन करिए लोग, खेत की खाते वहाँ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, शहर के नजदीक बनाना जरूरी है यहाँ करके। उसे तो जेपी तो कहीं भी बना सकता था, और वहीं उसके नीचे जमीन थी, उसने पूरा काफी बड़ा हो जाओगे तो बना बहुत सुंदर है। लेकिन उसी वजह से भी हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थित होती जा रही हैं, और इसलिए ये सारा का सारा देखने को मिल रहा है। परिणाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो परिणाम जो है वो अब दिखने लगे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, और लोग बाग अब विरोध भी करने शुरू कर चुके हैं। पहले भी विरोध हुआ है प्रारंभिक समय में, और स्थानीय लोगों का लालच भी इसमें। पहले एक सड़क बनी थी कि नीचे नदी किनारे जगह बद्रीनाथ जी के लिए यात्रा शुरू कर दी। वो रास्ता बना भी है, लेकिन जोशीमठ वालों ने कहा कि इससे सड़क गाड़ी नहीं जाएगी। तो वो सारी ट्रैफिक पूरा जोशीमठ लेके, यानी कि शहर के अंदर से लेके अंदर।
तो हमने उसमें सजेशन दिया था कि ठीक है, जोशीमठ एक तीर्थ है, यहाँ भी तीर्थ यात्रियों आना चाहिए, लेकिन एक सड़क बनाओ आने के लिए। सड़क में जोशीमठ आ जाए, यहाँ तीर्थ में बैठे, जाते समय नीचे से जाना, जाते समय हाँ बाहर से जा सकते हैं। फिर उनको वापस लाके जो है जोशीमठ में बैठाने की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी निकले वो यहाँ, ताकि यहाँ होटलों की उतनी आवश्यकता न रहे। वो जोशीमठ के लोग खुद नहीं मानेंगे, न जाते समय भी आते समय यहाँ, ताकि उनका बिजनेस है। तो ये जो छोटा लालच है, मैं आज तक ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ, नहीं तो मेरे विरोध हो जाएगा। तो ये भी लालच है, ये भी कारण है। ये भी कारण है, मुख्य कारण है। और इस तरीके की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, और कई बार छोटे लालच हैं या कुछ भी हैं, इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। अब ये बड़ा इसका एक परिणाम जो है वो गंभीर नजर आ रहे हैं, सरकारों के सामने भी, जनता के सामने भी। जनता आवाज उठा रही है कि एनटीपीसी ही केवल जिम्मेदार है इस चीज के लिए। ये एनटीपीसी का देखिए, और तो मैं नहीं कहूंगा एनटीपीसी जिम्मेदार है। एनटीपीसी में करना ही था, उनके तो टेक्नोलॉजी वही उपलब्ध थी, वही करना था। जबकि एनटीपीसी तो कह रहा है कि हमारा से तो कोई मतलब ही नहीं, हमारा तो जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसा नहीं, जैसे चलो एनटीपीसी ने बनाया, पहले वो एक बना था, परियोजना बनी थी जोशीमठ के बद्रीनाथ से नीचे से आता है, क्या परियोजना है वो, मैं बहुत पुरानी बात होगी, भूल जाता हूँ। वहाँ से टनल बना, पार जोशीमठ से पार 2 गांव दिखते हैं, चाई थाई, तो टनल बना के चाई थाई की जमीन, ऋषि गंगा वाला बोल रहे हैं, ऋषि गंगा जो ऋषि गंगा इधर है, वो नाम है, अब मैं जेपी नहीं बनाया, तो वहाँ बनाया, तो उसकी कॉलोनी भी बनी वहाँ नीचे, और उसे टनल भी बनाया, वहाँ सड़क भी बनी, उससे जमीन गांव की धरा हो गया वहाँ। तो उनको बैठाया गया है, वार लाके बैठाया गया। अब यहाँ भी धस रहा था, मैं यहाँ से 2 बार वो तो विष्णु गार्ड नाम है उसका, लेकिन विष्णु प्रयाग नहीं है वो, विष्णु नाम से ना, अब मैं भूल रहा हूँ, विष्णु घाट। तो कहने का मतलब यह है ना, अब पर्यटन आपको चाहिए, आपको विकास चाहिए, विकास लाएगा तो उसका पर्यावरण में कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही। इसलिए ये कहना कि इनका कोई वो नहीं है। अब जोशीमठ के नीचे से टनल खोदने का प्रस्ताव था, कुछ शायद खोदा भी, शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो नहीं हुआ वो। तो अब जोशीमठ के नीचे अगर टनल खुद गया होता पूरा वहाँ, तो तब तो उसी कब के बह गया हो, तो शायद किसी वजह से रुका। तो ये कहना कि हमारा कोई लगाव नहीं है कि उनको टनल खोदने नहीं दिया गया किसी वजह से, तो वो आप बच रहे हैं, उनको बताओ। वरना जो ऊपर के जो है, जो विष्णु, ये जो ऋषि गंगा में परियोजना बनी है, जहाँ एक परियोजना का जो तेल खत्म हो रहा है, वहीं पर दूसरी परियोजना शुरू कर दे रहे, ये गलत है। ये टेक्नोलॉजी गलत है। आपको एक जो कहते हैं कास्केडिंग जो स्कीम होते हैं, उसमें इतना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए, ताकि एक स्कीम के तेल से कम 50 मीटर नीचे जाकर तब दूसरा स्कीम बनाओ। आपने एक परियोजना का तेल खत्म हुआ, उसके 10 किलोमीटर में आपने दूसरी परियोजना, टेक्नोलॉजी गलत है। निर्णय किसने लिया? जितने बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, उन्होंने निर्णय कैसे लिया, किसी को एक परमिट कैसे कर दिया? ये समस्याएं हैं, और इस तरीके की समस्याएं बहुत सारी हैं उत्तराखंड में, और लगातार उसका जो खमियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है, और जनता को ही अब विस्थापन की मार भी झेलनी पड़ रही है। लगातार आवाज उठा रहे हैं, और दोषी बताया जा रहा है, जो मुख्य रूप से दोषी बताया जा रहा है वो एनटीपीसी को बताया जा रहा है। एनटीपीसी की गलती ये भी बताई जा रही है कि सर, कि वहां पर एनटीपीसी ने वादा किया था कि हम बीमा कराएंगे, जो भी इस तरीके से क्षेत्र हैं, वो बीमे की बात भी अभी अधूरी रह गई है, कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता और भी ज्यादा आक्रोशित है कि ये जो समस्याएं अब आ रही हैं, समस्याएं तो है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थपलियाल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं एक पूरे मामले को, कि एनटीपीसी को जिम्मेदार मान रहे हैं, या फिर आप सीवर लाइन को जिम्मेदार मान रहे हैं कि सीवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा वो सही नहीं है वहाँ? मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जो समस्याएं देख रहा हूँ मैं, तो उत्तराखंड के लगभग हर पर्वतीय जो शहर है हमारे, उसमें ये धंसने की समस्या लोगों बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। और ये
क्योंकि हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है, ये अभियान जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में इसको संचालित करना था, तो इसका स्वरूप हमें एक वैज्ञानिक तौर से करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर पहाड़ों में, अगर आप देवप्रयाग को ही देखिए कि अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा सेप्टिक टैंक बनाए गए थे सीवर के लिए, डिस्पोजल के लिए, कि वो गंगा में खुलते थे। वैसे ही रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, जितने भी गंगा के किनारे हमारे शहर बसे थे, उनके सेप्टिक टैंक, सीवर टैंक गंगा में खुलते थे। लेकिन अब आप देखो कि पर्वत में ही हम होल्ड कर रहे हैं उसको, और होल्ड करने की जो एक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर वो जमीन के अंदर बैठता है, क्योंकि हम कच्चे गड्ढे खोद रहे हैं वहां, और वो जमीन के अंदर जाकर वो पानी आफ्टर ऑल फिर उस पर्व को कमजोर करेगा, कहीं ना कहीं मिट्टी को धंसाएगा। हाँ, हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसपे कि हमें मिल बैठ के, एक राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें मिल बैठ के तय करना चाहिए, और हमें भयभीत भी नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड का जनमानस वो जनमानस है जिसने बड़ी बड़ी आपदाएं इस उत्तराखंड में देखी हैं। इस जोशीमठ ने तो कतूरी जब राज करते थे, जिनकी राजधानी ये थी, इतिहास गवाह है कि उस समय भी पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई थी। हमारा श्रीनगर भी जब एक कभी राजाओं का एक राजधानी होती थी, उस श्रीनगर भी पूरा का पूरा बह गया था। उस समय कोई परियोजनाएं तो नहीं थी इस पार में, लेकिन उसके बावजूद भी सतपुली बहा, उत्तरकाशी में कितने बड़े आपदाएं आई। इन आपदाओं से हम कभी भयभीत नहीं हुए, हमने आपदाओं को फेस किया और उसके बाद हम फिर खड़े हुए। तो आपदाओं का तो दुनिया आपदाओं की है, इसलिए हमें आपदाओं से भयभीत न होकर एक नए उत्तराखंड के भूगोल को बनाते हुए मजबूती से, आप ये देखिए कि हमें सीखना चाहिए नेदरलैंड से। नेदरलैंड में आम्स्टरडम जो उनका राजधानी है, वो पूरा का पूरा समुद्र से नीचे चले गया है। उन्होंने समुद्र के नीचे, कलकत्ता डूबेगा क्योंकि सी लेवल ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंबई को छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कलकत्ता को छोड़, सब कुछ का निदान है, और उस निदान को आगे बढ़ाते हुए हमें मजबूती से उत्तराखंड के विकास में माननीय पांगती जी के जो अनुभव है, उन अनुभवों को तहत कर, क्योंकि पांगती जी ने जिस तरह से अभी आप, क्योंकि हमारी डिबेट में समय कम रहता है, उन्होंने यूके SSC में भी बताया कि किस तरह से हम अब नई नौकरियों में चयन कर सकते हैं, किस तरह से हम जिला कैडर को मजबूत कर सकते हैं। वो तो कहते हैं कि ब्लॉक कैडर तक जाना चाहिए उत्तराखंड में, जिससे कि हमें कर्मचारियों की हवा तोपी नहीं हो। क्योंकि आज की तारीख में किसी को भी हम कहीं पहाड़ में नियुक्ति देते हैं, तो दूसरे दिन 2 महीने बाद वो नीचे देहरादून आने की कोशिश करता है। ये भी इन समस्याओं का निदान माननीय पांगती जी के पास है, और मैं निश्चित रूप से हिमालय दर्पण समय समय पर उस अनुभव को प्रसारित करके आप लोगों के पास लाएगा, और नया उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है। नया उत्तराखंड बनाने का संकल्प है। पांगती जी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके की समस्याएं हम पहाड़ों में देख रहे हैं, पहाड़, क्योंकि ये पर्वतीय जो है राज्य है, और पर्वतीय राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति ऐसी गंभीर है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, चाहे वो प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, इस तरीके के जो भी लोग हैं, पैसा उनके पास में बहुत हो जा रहा है। इस तरीके की योजनाएं हैं सरकार की कि दोनों हाथ से लूट रहे हैं लोग, कि सरकार दे रही है और हम लूट रहे हैं, ये स्थिति बनी है। और फिर जब हमारे पास अथाह धन हो जा रहा है इन योजनाओं का कमाई से, तो हम फिर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं तो शहरों में हमारी कोठियां हैं, शहरों में हमारे ऐसे ऐसे मकान बन गए हैं कि जिनके अंदर स्विमिंग पूल बने हैं, है ना। और फिर हम वीडियो बना के डाल दे रहे हैं कि भाई ये मेरा अपना निजी आवास है और मैं यहाँ स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ या टहल रहा हूँ। इस तरीके के वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं लोगों के। तो वो जनप्रतिनिधि जिनको दोनों हाथों से मिल रहा है, वो लूट रहे हैं, खसोट कर रहे हैं जनता के हक के लिए। अब सरकारें तो दे रही हैं बजट, तो ऐसे में क्या उम्मीदें करेंगे इनसे कि इनका पूरा फोकस अपने क्षेत्र के विकास में जा रहा है। और ये समस्याएं तो आएंगी आने वाले समय में भी। कोई समस्या, ठीक है, आपदा के रूप में अब हम इसको देख रहे हैं। आपदा कई बार प्राकृतिक रूप से आ जा रही हैं, तब हमारा ध्यान उधर चला जा रहा है। लेकिन ये तो मानव जनित आपदाएं हैं,
आप लोग ही फोकस नहीं कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जनता कहाँ जाएगी? जी सर। इसमें ऐसा है, जी। लोकतंत्र में एक कमजोरी ये है कि जो विभिन्न दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो किसी न किसी से तरीके से जो वोटर है, वोट बैंक है, वो अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो वोट बैंक का जो वोट देने वाले हैं उनको लालच देते हैं। बहुत सारी योजना आपने सुनी होगी, फ्री राशन बांटा जाता है, फ्री कितने 1-1 लाख रुपया लो इनकम ग्रुप वालों के खाते में डाले, बिजली पानी। तो ये अपीजमेंट की जो ये सिस्टम है, ये अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए सरकारी हमारे खजाने को, टैक्स पेयर्स पैसे को इस तरह से बंटवा रहा है। बजाय इसके आप ये करते, एक बार सुना था हमने पहले भी, प्रधान ये जो आप सूखा पड़ा था एक साल, तो उसमें वो था स्वरोजगार योजना के काम चले, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। उनको ये कहा इनसे काम कराओ, काम के बदले पैसा दो, ताकि वो खाली मुफ्त में जो ले जाएगा तो वो तो मिसयूज करेगा। अब इन्होंने तो सिस्टम में चला दिया कि मुफ्त में उनके खाते में पैसा मुफ्त में वो मिला, तो वो मेहनत क्यों करेगा? तो नहीं, जनता मेहनत ना करे, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता मेहनत कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर नहीं हम जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है अपने क्षेत्र के विकास की, वो लोग उस पैसे से एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, उसका भी ध्यान है ना, जो विधायक हैं, जो अपने क्षेत्र की उसकी चिंता होनी चाहिए, उसने तो अपना बंदोबस्त कर लिया, उसने अपना पैसा बांट के अपना वोट मजबूत कर लिया। उसने देख लिया कि अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास करने में तो मुझे वोट मिलने वाला नहीं है, मैं इनके मुंह में, इनकी जेब में पैसा डाल दूं, उससे वोट मिलेगा। तो उसने ये अपीजमेंट की जो योजना चला दी, सरकार ने खुद अपीजमेंट की योजना चला दी। एक चीज और बोलते हैं सर आप, कि कोई भी आदमी नेता वो बनना चाहिए जिसको अपना भूगोल पता हो। और आज की तारीख में सब दिल्ली, जो हम लोग दिल्ली में जन्मे या जो देहरादून में जन्मे, वो बड़े नेता बनते हैं। दिल्ली में जन्मे वो सारे मुख्यमंत्री बने यहाँ। तो आप ये देखिए कि अब वही तो कल्चर ये बन गया कि मुख्यमंत्री बनने के या मंत्री बनने के लिए, कोई पद हासिल करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता। पार्टी फंड एक ऐसा एक नाम आ गया, ऐसा तरीका है। तो अब वो पैसा देने की क्षमता किसके पास है? जो दिल्ली में है, जो देहरादून में। अब एक जोशीमठ का या मलारी का किसी को वहाँ, उसको कहोगे भी इतना रुपया ला, तो उसी पास तो है नहीं, वो कहाँ से, उसका टिकट नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको बंद, ये पार्टी फंड का सिस्टम बंद होना चाहिए, बल्कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। पार्टी फंड के नाम से कितना पैसा लिया गया, कितना पार्टी फंड में डाला गया, और कितना किसकी जेब में गया। तो ये जो कल्चर चला है ना, इसको एक लालच में, अब इसमें क्या कहेंगे, इसको सिस्टम फेलियर भी कहते हैं हम, इसको व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। अब हम किसी दल के नेताओं कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करो, तो कोई सुनेगा भी, तो मैं वो ये कहता हूँ, हम नहीं करेंगे तो मेरा भाई वहाँ जो दूसरे बदल में हो वो करेगा, तो हम क्यों ना करें? जो वो कर रहे हैं, वो ये तो सब बंद करें। तो सर इसमें कुछ नियम बनाने हैं, कुछ नियम कौन बनाएगा? जो नियम बना रहे हैं वही नियमों को तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां से नियम बनते हैं वो ही भ्रष्टाचार की भेंट दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है विधानसभा, और आज भी वहां लोग बैठे होंगे क्योंकि उनको जो बर्खास्त किया गया है, उनकी मांग ये है कि भाई हम लोगों को ही क्यों बर्खास्त किया गया है, हमसे पहले भी तो इसी तरीके से रखे गए थे, उनको आज आप परमानेंट कर चुके हैं, और जिन लोगों ने किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके की देख रहे हैं। यूके SSS में आपने देख लिया कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो वो है, वो पूरा एक तरीके से फेल सिस्टम है। और यहाँ जो लोक सेवा आयोग है, जो जजों को भी भर्ती करता है, जो SDM को भर्ती करता है, जो पुलिस के आला अधिकारियों को भर्ती करता है, राज्य की सबसे बड़ी सेवा के जो अधिकारी हैं, उसकी जिम्मेदारी है, और वहां पर बट्टा लगा है। बट्टा ये पहले से लग रहा, ये काम पहले से चल रहे होंगे वहां पे। आज खुला है कि एक संजीव चतुर्वेदी, क्या केवल एक संजीव चतुर्वेदी ही ऐसा व्यक्ति होगा पूरे उस सिस्टम में जो ये काम कर रहा था? ऐसे कितने संजीव चतुर्वेदी अभी भी होंगे और रहे हैं? उनकी कार्य किस तरीके से हुए हैं? आप इसको क्या मानते हैं कि कितने अधिकारी गए होंगे? उसमें SDM भी बने होंगे। पहले इसमें हम लोग जब नौकरी में आने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक सुना था हमने,
दिल्ली में कोई एक वो चलाता था, कोचिंग सिस्टम चलाता था। वहाँ से जो कोचिंग उसमें ले लेता था उसका चयन एश्योर था। तो ये बताया जाता है कि उसने वहाँ के जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है वहाँ भी शेरवारी की, वहाँ के लोगों को अपने पक्ष में जो क्वेश्चन पेपर वो लीक कराता था। ये तब भी हुआ था, लेकिन जब शिकायत हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको बंद कराया गया, दंडित किया गया। अब वैसे सिस्टम वो तो मानव प्रवृत्ति है, वो तो आपने अभी ये भी देखने को आ रहा है, क्योंकि हमारे जो युवा हैं, एक और था ना जो थपलियाल जी ने जिक्र किया था, पहले एक नियम था, हमने खुद उसको एग्जीक्यूट किया है, मैंने इसलिए मुझे याद है। अलग अलग स्तर के कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए अलग अलग कैडर क्रिएट हुए थे। जैसे है आपका प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के टीचर से उनका डिस्ट्रिक्ट कैडर हुआ करता, उनकी भर्ती डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करता था, पता नहीं आज बिल्कुल वो सिस्टम था जी। उसके माध्यम से जिले के स्तर पर उसी जिले के उसमें ये नियम बने थे कि इस योग्यता के अगर अभ्यर्थी जिले में मिल जाते हैं तो पहले प्राथमिकता उसको मिलेगी, उनको मिलेगी, जब नहीं मिलेगी तो दूसरे जिले जाएंगे। तो उसमें ये होता था कि एक तो गांव में जो एक लड़का जो पढ़ रहा है वो गांव में पढ़ने की प्रवृत्ति होती ताकि वो भाई उसी जिले से उसको लोग तो गांव में रहता था, अप्लाई नहीं करता था। दूसरा वो अपने घर में रह के नौकरी करने जाता था, उसको नया घर नहीं बनाना पड़ता था, और उसके चलते अपने परिवार को भी देखता था। फिर अपने लोगों के बीच में हम बेईमानी नहीं कर सकता है, अपने चाचा बिल्कुल अपने जानने वाले शर्म होती थी, कल ये करेंगे तो मेरे से शादी नहीं हो पाएगी। इन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट कैडर खत्म कर दिया, और वैसे फिर ये था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर के बाद जैसे जिलाधिकारी कार्यालय है उसमें जो बाबू लोग हैं उसका प्रमोशन होता है, एक हेड कलर बन जाएगा, और पूरे जिले में तो एक ही हेड कलर होगा, तो उसका कैडर कैसे बनेगा? फिर उनके लिए था मंडली कैडर, मंडल स्तर के कैडर थे, उसमें मंडल स्तर में उनका होता था जो सीनियर था उनका, पर वहाँ इस तरह से था। तो इसमें इससे बहुत फायदा था, लेकिन पता नहीं कब, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खुद, मुझे याद है, मैंने जिलाधिकारी रहते हुए कुछ पद हमको मिले थे तो उसमें हमने भर्ती किए, मैंने खुद भर्ती किया, एम्प्लॉयमेंट किसी जगह था। अब वो आया, करीबन 10-12 लोगों को फायदा मिला इसका। मिला बाद में मैं जब लखनऊ गया तो वहाँ मुझे उसमें की जो थी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी थी, एक लेडी थी, उसको जब पता चला कि आपने ये किया है तो मुझे कहने लगे कि आपने कैसे कर दिया। मैंने कहा जियो तुम्हारे जियो में कौन लिखा है, इसका अपॉइंटमेंट अधिकारी कौन है, ये देखो तुमने पढ़ा नहीं इसको? नहीं करना चाहता। मैंने क्यों नहीं करना चाहता? जब जिलाधिकारी हुआ है उसके बाद वो जिला कैडर खत्म कर दिया और कर दिया, अब यहाँ ले आए। तो हुआ क्या इसमें, यहाँ लाने का अर्थ ये हुआ आप दिल्ली के लड़के को यहाँ भर्ती मिल रही, लखनऊ के लोगों को यहाँ भर्ती मिल रही, क्यों? उनके पास देने का। अब युवाओं का भविष्य कैसे अब हम इस पर विश्वास करेंगे, या युवा कैसे विश्वास करेंगे? मैंने तो खैर कभी अप्लाई नहीं किया, और अब तो मेरी उम्र भी चली गई है, मैं तो सरकारी नौकरी के कभी पीछे भागा ही नहीं हूँ। और आने वाले समय में आगे भी जो जनरेशन है उनको भी हम मनाही कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में नहीं जाना है, अपने कुछ ही काम धंधे कर लो। तो अब ये जो युवा हैं इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे मान लेंगे कि यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है? आने वाले आपकी क्या मांग है? कभी संजीव चतुर्वेदी को भी बचाने की बात हो रही है इस तरीके से, अभी तक तो उस पे आरोप लगा रहे थे कि संजीव चतुर्वेदी ने ऐसा किया। बहुत सारे चतुर्वेदी होंगे, हम तो ये मान के चल रहे हैं, ऐसे केवल एक व्यक्ति नहीं हो सकता। पूरे पकड़ा गया तो ठीक है, और पकड़े जाने हैं वो संजीव चतुर्वेदी नाम के खुलासे करेगा तो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे वो अलग बात है। अब जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं वो किस पर विश्वास करेंगे? यूके SSSC पर खत्म हो गया एक तरीके से, उसकी भर्ती दी गई है लोक सेवा, ये भी सबसे बड़ी, शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे कि लोक सेवा आयोग पटवारी की भर्ती कर रहा है। पहले देखिए, पहले पटवारी का, या मैं तो खुद सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए मैंने अप्लाई किया, टेस्ट भी दिया मैंने, वो मंडली स्तर पर होता। खुद नैनीताल में मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती में शामिल हुआ, वहाँ कॉलेज के ग्राउंड में दौड़ लगाया हमको, फिजिकल टेस्ट का, फिर रिटन टेस्ट वहीं हुआ। फिर इंटरव्यू में मेरे ख्याल से इंटरव्यू कहीं
हुआ था। इंटरव्यू में गए तो वहाँ के जो DIG वहाँ कमिश्नर भी थे उस कमेटी में, तो वहाँ के लड़कों को वहीं पर सब इंस्पेक्टर तक की नौकरी दी जाती। लेकिन ये तो अब तो है नहीं। अब यहाँ के जो हमारे लड़के हैं इनको पता ही नहीं मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता कि नहीं बन सकता। वो होगा सर, लेकिन लोक सेवा आयोग तो किसी भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नहीं, तो उसका ऐसा है ना, लोक सेवा संघ को आप उन महत्वपूर्ण पदों का दायित्व दो। चपरासी की भर्ती भी उन्हीं को दोगे तो वहां तो भी घपला होगा ही होगा। एक तो काम बढ़ जाएगा और फिर उसमें गड़बड़ होगा। चपरासी भर्ती हो रहा है, ये तो गड़बड़ चलती है। तो ये दिल्ली के आदमी को चपरासी बना दे रहे हैं, यहाँ का लड़का भटक रहा है। तो ये अगर ये भी आप लोक सेवा आयोग के दो तो ऐसा होगा। लेकिन अगर लोकल लेवल, अब आप अंत तक चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि ये जो UKSSC है या जो लोक सेवा आयोग है UKPSC, इसमें किस तरीके से इसका सुधार हो, इसकी मतलब एक तरीके से सफाई हो? नहीं, इसमें सफाई मांग रहा है। नहीं, ये तो देखिए कोई भी सिस्टम है हम ये नहीं कर सकते ये फुल प्रूफ है। आप केवल ये कर सकते हैं उस सिस्टम में उनको अधिकार जरूर दीजिए, लेकिन ये भी देखिए आप कि वो अधिकार ठीक से हो रहा है। ऊपर सुपरवाइजरी सिस्टम आपको रखना पड़ेगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस कैटेगरी के लोग उसमें, जो इंटरव्यू लेने वालों की भी आपको देखना पड़ेगा। ये कहा था किसी ने कि पहले जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पूछो कि तुमको क्या आता है। अब वहाँ आपने एक ऐसा आदमी रख दिया जो इंटरव्यू ले रहा है, जिनको नॉलेज नहीं है। नहीं, वो तो इंटरव्यू के समय तो फिर वो बन जाता है ना, पैनल बना के इंटरव्यू करते हैं। तो ये सिस्टम पहले भी था, पहले क्यों नहीं होता था ऐसा, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इन्होंने उनको इतना काम दे दिया कि छोटे से छोटे लेवल के पदों में ज्यादा घपला होता है। वहाँ कुछ दे के नहीं सर, अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब वहाँ से घपला हो ही रहा है तो बड़े पदों में भी हुआ होगा। तो पहले भी तब मैं बहुत सारे लोग हैं जो लाल बत्ती गाड़ी घुमा रहे होंगे आज। दिल्ली में क्वेश्चन पेपर बिकते थे, उसमें एक पर्टिकुलर स्टेट के सबसे ज्यादा निकले वहाँ, वो आदमी वहीं का था, उसी स्टेट का। मैं स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो मान। चलिए खैर, ये बहुत बड़ी समस्या है और युवाओं के लिए तो खासकर बहुत बड़ी समस्या है कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बनते जा रहे हैं। ये प्रदेश के युवाओं के लिए भी और प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी विडंबना की बात है। और थपलियाल जी हमारे साथ में है। थपलियाल जी, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हम देख रहे हैं, इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है? आपके अनुभव क्या कह रहे हैं? देखो, ये UKSSC अब कोई परीक्षा उनके पास में नहीं है मेरे हिसाब से, या होगी तो आने वाले समय में कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे और किस तरीके से वो सही होंगी या नहीं होंगी। लोक सेवा आयोग का भी यही सिस्टम है कि वहाँ कितने ऐसे लोग होंगे संजीव चतुर्वेदी जैसे, और किसको चिन्हित किया गया है, किसको नहीं किया गया है। ये बड़ी समस्या है सरकारों के सामने भी। और आज सरकार ने ये घोषणा की है कल में कि जो लोग इस तरीके की धांधलियों में, भर्ती घोटालों में शामिल होंगे, उनको उम्र कैद की सजा उत्तराखंड में ये प्रावधान हम करने जा रहे हैं। इस तरीके से कि उम्र कैद, क्या आप मानते हैं कि इससे कोई फायदा होने वाला है या रिलैक्सेशन उसमें नहीं मिलेगा? देखो, जहां तक सजा की बात है तो सजा तब भी अपराध हो रहे हैं जब उस अपराध की सजा फांसी होती है। लेकिन पांगती जी ने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें बोली हैं कि जो सिस्टम, नियम कानून बनाए जाते हैं वो उनको पैनी नजर रखना कि ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और हमारे देश में विधायिका इसी के लिए बनाई गई थी कि वो एक वॉच डॉग की तरह काम करे कि कार्यपालिका नियमानुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन ये जब भ्रष्ट हो जाती है, जब विधायिका भ्रष्ट हो जाती है, तो उसमें उसको पांगती जी अदर वे राउंड बोलते हैं कि उसको कहते हैं सिस्टम फेल्यूर। जब सिस्टम फेल्यूर हो जाता है कहीं, तो उस समय जो समाज के संगठन होते हैं, जो सामाजिक जिनको समाज के बारे में चिंता होती है, वो जब जनता के साथ संवाद स्थापित करके जनता को जागरूक करते हुए, जो जनता को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो उनकी वोट से बने हुए ये विधायक और ये राजनीति आज जिस तरह से वो काम कर रही है वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है।
और हमने राज्य में जो इतने कुर्बानी देकर, इतने बलिदान देकर इस राज्य को हासिल किया है, हम खुद शर्मसार हो रहे हैं। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर उत्तराखंड बचाओ अभियान माननीय पांगती जी ने आह्वान किया है कि जो लोग इस राज्य को बचाना चाहते हैं, और आप ये देखिए प्रशांत किशोर एक ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व रहे हैं कि जिन्होंने पूरे देश की सत्ताएं बदली हैं, जिसके साथ वो खड़े हो गए। आज वो स्वयं बिहार में जन जागरण अभियान में चल दिए हैं जनता, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता जो है ये सब फेल हो जाते हैं तो जनता को आगे आना होगा, और जनता ही जब जागरूक होकर अपना रास्ता अख्तियार करेगी, ढूंढेगी। क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं, जिस उत्तराखंड के लोगों ने अपना विकास मार्ग बनाए हैं, जिन्होंने जनशक्ति मार्गों का निर्माण किया है अपने बलबूते पे, ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने परिश्रम से एक ऐसा खेत खलिहानों को हरा भरा किया था जो आज हम लोग तरस रहे हैं। उसी चीज को जिंदा करने के लिए जो उत्तराखंड बचाओ अभियान और उत्तराखंड को दोबारा से वो देवभूमि का दर्जा देने के लिए आध्यात्मिकता की ओर का जो एक प्रारूप माननीय पांगती जी का दूसरे दिन जब इंटरव्यू करेंगे आप, तो आध्यात्मिक किस तरह से वे व्यास घाट को अध्यात्म का केंद्र बना रहे हैं, इन तमाम सवालों को हम अपनी हिमालय दर्पण के साथ अपने लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। जी, अपने लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और लगातार हमारा प्रयास रहता है हिमालय दर्पण उत्तराखंड के माध्यम से, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से यही प्रयास हम करते हैं कि लोग अपने अधिकारों को पहचाने और जागरूक बने। जिस तरीके से राज्य को लेकर चिंताएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चिंता करते हैं, लेकिन चिंता वो नहीं करते हैं जिनके पास में जिम्मेदारियां हैं। ऐसा हम देख रहे हैं। अब सबको ये खुद से तय करना है कि राज्य को बचाने के जो कवायद है उसमें वो किस तरीके से शामिल हो, और इन सारे सवालों को खड़ा किया जाए जो सवाल आज मुंह खोले खड़े हैं हमारे सामने। और ये समस्याएं आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से जोशीमठ में देख रहे हैं, अन्य कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं ये क्यों आ रही हैं, इस पर ही हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आगे भी समय समय पर हम चर्चाएं करते रहेंगे। उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि की रक्षा करने की जिम्मेवारी देवभूमि के वासियों की है, न कि नेताओं की है। ये भी मान के चलिए कि हम सब भी इसके जिम्मेवार हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, और हम आंख कान बंद करके इसको देख रहे हैं। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, अब जागने की जरूरत है। हमारे साथ में पांगती सर हैं। पांगती सर, आपको लग रहा है कि ये जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से युवाओं को भी ठगा जा रहा है और हर जगह मनमानी हो रही है, न्यायिक जिनको साथ में कोई अत्याचार जुल्म हो रहे हैं और देख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा उत्तराखंड? जब तक देखिए, जब तक आपकी जो हमारी कार्यपालिका तो खैर काम करेगी, लेकिन जो हमारे जो है संसद, ये है लेजिस्लेचर है, उन पर प्रेशर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक ये नहीं होने। ये डालेगा कौन सर? ये जो थपलियाल जी ने आपको कहा, अंततः हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। उनको कहना होगा कि अपने भविष्य की अगर तुमको चिंता है तो उस व्यक्ति को चुनाव में जिताओ जो सही तरीके से विकास करे। ये नहीं कि ये तो सर ये स्थिति हो रही है कि चुनाव में जीतने के बाद में मैं आज चुनाव में जीत जा रहा हूँ, अपने आप को कितना भी बड़ा ईमानदार बन रहा हूँ, कुछ भी बन रहा हूँ, मैं भी उसी सिस्टम में शामिल हो जाऊंगा। मैं भी लूट खसोट करूंगा। आज मेरे अकाउंट में भले ही 0 है, लेकिन ये नहीं है। ये अब आम आदमी पार्टी ने नया सिस्टम डेवलप नहीं किया क्या? वहाँ एक भी विधायक नहीं बिकता। हमें हर दम ये नहीं कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा, तो हमारी डिबेट ही खत्म नहीं होगी। हमारे यहाँ देखिए ना, आज एक विधायक कांग्रेस में, कल वो भाजपा में, परसों फिर बीजेपी। ये सिस्टम इस पर चेक लगना चाहिए। क्या पब्लिक को हमको बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा विधायक कैसा है? आज इसमें परसों उसमें जहाँ उसने देखा यहाँ मलाई है, वहाँ चले जाते हैं। वही कुछ लोग तो निर्दलीय पब्लिक को बताना, चिन्हित करो, ऐसे लोगों को चिन्हित करो।
तो सर ऐसे लोग भी देखने को मिले कि जो निर्दलीय जीत के आ रहे थे और वो फिर सरकार के साथ में बैठ गए, ऐसे भी तो होता है ना। तो समस्या तो वहीं आ रही है कि जिसको हम ईमानदार मान के चल रहे हैं तो वही नहीं वो तो ये कहता है काम कर पा रहे। ये जो ये दल बदलते रहते हैं वो कहते हैं लोकतंत्र में हमको अधिकार है, हम किसी भी दल में जा सकते हैं, आप कैसे लोग सकते हैं। लेकिन तब हमको बताना पड़ेगा पब्लिक को इनका अधिकार है दल बदलने का, तो तुम्हारा अधिकार है वोट देने का। उस वोट देते समय ये सोच लो किसको वोट दे रहे हो। बार बार उसी वोट को तुम वोट देते हो जो ऐसा करता है, तो फिर तुम्हारा भविष्य अंधकार है, अंधकार में। ये उनको अवेयरनेस जागृत करने का आवश्यकता है। तो अभी किस तरीके से आप मान के चल रहे हैं कि किस तरीके से अब इसको हम वो करेंगे? इसमें ऐसा होगा ना, एक तो पब्लिक के बीच में जाकर उनके बीच में वार्ता करें, एक मीडिया के माध्यम जैसे आप कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप करें इसको, तब जाके कुछ हो पाएगा। तब जाके कुछ हो पाएगा। और इस समय क्योंकि लाइट चली गई है तो आप सभी से मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा 5 मिनट और लाइट आ जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए हिमालय दर्पण। आगे भी हम चर्चाएं करते रहेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।